हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हिस्ट्री वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें ऑलरेडी 11 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 12 है। लास्ट चैप्टर में हमने उत्तर भारत के कुछ राज्य के बारे में जाना था। बहुत सारी रचनाएं थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई थी। आज जो हमारा चैप्टर है वो है आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आपका है 6ठी से 11वीं शताब्दी और दक्षिण भारत के कुछ राज्य वो सब हम आज इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी आपका है, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस ऑलरेडी काफी ज्यादा है तो सारी चीजें उसी के हिसाब से टाइमली कवर करानी है। तो इस चैप्टर के बाद ऑलमोस्ट आपका 50% सिलेबस हो जाएगा। तो बाकी की जो और चैप्टर्स हैं वो भी मैं बहुत जल्दी जल्दी ही करा के फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। आज जो हम करने वाले हैं वो 6ठी से 11वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत के राज्य क्या क्या रहे थे वो हम समझेंगे। अब 3 राज्य थे उस टाइम पर। 3 राज्य कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य। अब 6ठी से 11वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य हो गया, पल्लव, ये राज्य भी हुए थे। अब इन राज्यों की अपनी अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए निरंतर ये संघर्ष करते रहते थे। अब जैसे अगर हम व्यापार की बात करते हैं, इस इमेज को आप देख सकते हो। जल जल मार्ग से व्यापार आय का उस टाइम पे ये स्रोत था। व्यापार और कृषि का भी एक बहुत अच्छा स्रोत ये था। अब जैसे युद्ध के कारण कई राज्य बहुत ज्यादा कमजोर तो हुए थे, लेकिन अपनी प्राकृतिक संसाधन हो गया, व्यापार से उन्होंने बहुत लाभ उठाते रहे थे। जैसे कि दक्षिण और पूर्वी एशिया, इनसे इनके व्यापारिक संबंध काफी अच्छे थे। अब प्राचीन काल में जो यूनान हो गए, रोम हो गए, मिस्र हो गए, या दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ या चीन के साथ ये लोग व्यापार करने लगे थे। इस टाइम पे जो फेमस बंदरगाह था आपका वो था महाबलीपुरम, जो स्थानीय और शुद्ध व्यापार के लिए मतलब राजकोष की जो आय होती थी उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और जो नदी के आसपास के जो इलाके थे उनमें धान और गन्ना की उपज होती थी। किस किस की उपज सबसे ज्यादा थी? धान और गन्ने की उपज सबसे ज्यादा थी। अब उस टाइम पे आपको कला और साहित्य को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला था। जैसे कि भरतनाट्यम की जो बहुत सारी मुद्राएं हैं, क्रोधित हंसी सोचते हुए दुखी, या व्यापार और कृषि की आय से राजाओं ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, क्योंकि इस काम में उनकी बहुत ही ज्यादा विशेष रुचि हुआ करती थी। पंतों के हिंदू, वैष्णव, शैव राजाओं ने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार से अपने अपने देवी देवताओं के मंदिर बनवाए थे। कुछ मंदिर जो थे चट्टानों को काट काट कर बनाए गए थे, कुछ अलग तरीके के थे। मतलब मंदिरों के जो निर्माण हुए थे वो बहुत ही अलग अलग तरीके थे, कई ऊंचे और कई मंजिलों के भी होते थे। दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी। राजाओं के द्वारा जो कार्य स्टार्ट किए गए थे वो उनके जो वंशज होते थे, स्टेप बाय स्टेप उनके बेटे फिर उनके बेटे, वो इस तरीके से उसको पूरा करते थे। कुछ उत्तर भारत के मंदिर थे जिनके निर्माण नहीं हो पाए थे, जैसे कि चालुक्य राजाओं द्वारा बनाया गया वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत फेमस है। ये विरूपाक्ष मंदिर की इमेज है। पल्लवों ने बनाया था चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बने रथ के मंदिर के पत्थर को काटकर बनाया गया था। ये ये रथ मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर विशाल चट्टान को काटकर बनवाया था। इसकी भी कई सारी मंजिलें हैं। तो मेन जो इसमें आते हैं, किस राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया था, वो कौन सा राजा कहाँ पर है, मंदिर वो कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें इस बार। इसमें अगर हम ये वाली इमेज देखते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि कैलाश मंदिर का जो अंदर का दृश्य है ये वो है एलोरा का। अब चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिल वाला बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक चीज और मैं बता देती हूँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो जो पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ आप उनको हैंड टू हैंड ही ऐड करते जाइएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो इस टाइम की जो मूर्ति कला थी वो बहुत ज्यादा विकसित हुई थी, जिसमें कि धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। अब धातु की बनी हुई नटराज की मूर्ति किस टाइम पर हुई थी? चोल राजाओं के टाइम पर, तंजौर में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद साहित्य में किस किस तरीके से प्रगति हुई, ये आपका है वृद्धेश्वर मंदिर, ये आप देख सकते हैं इमेज में। अब दक्षिण भारत के जो राजा थे वो शिक्षा और साहित्य के बड़े प्रेमी थे।
दक्षिण भारत में संस्कृत हो गए, तमिल के अलावा बहुत सारी स्थानीय भाषाएँ में भी काफ़ी उन्नति हुई थी, जिसमें कन्नड़ काफ़ी फ़ेमस है। अब जैसे पल्लव शासक हो गए, संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई थी उनके टाइम पे। किसके टाइम पे? पल्लव शासकों के टाइम पे। अब हो गया कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी थी। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। और वहाँ पर किस-किसका केंद्र था? तमिल और संस्कृत का। अब जो महान संस्कृत कवि थे दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। राज्यसभा में कौन से कवि थे? दंडी पल्लव थे। और चोल शासकों के समय में तमिल भाषा की विशेष उन्नति हुई थी। जो उस समय की रामायण की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी, जो कि दक्षिण में भी काफ़ी लोकप्रिय है। अब जैन और बौद्ध धर्म के काफ़ी ग्रंथ भी लिखे गए थे। अब धार्मिक स्थिति क्या थी उस टाइम पर? अगर हम दक्षिण भारत के हिंदू धर्म को मानने वाले थे, इन धर्मों के प्रति भी काफ़ी वो उदार थे। इसमें आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विहार आ गए, निर्माण हो गए, दान करने हो गए। अब जैसे समाज में आपके विष्णु हो गए, शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी क्षेत्रों में मराठों की स्थापना भी की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को भी एक बताया। अब 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य को शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया था। उस टाइम पे सामाजिक स्थिति क्या थी? अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। 2 वर्ग ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण ही थे और सभी अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और समाज में स्थिरता थी। जैसे कि राज्य में अमीर लोग भी थे, गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर और सुसज्जित होते थे, गरीबों के सादे होते थे, कच्चे फर्श होते थे। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, लेकिन मज़दूरों की दशा जो थी अच्छी नहीं थी क्योंकि उनको दासों की तरह ट्रीट किया जाता था। अब अगर हम बात करते हैं शासन व्यवस्था की, तो दक्षिण भारत के राज्यों की जो शासन व्यवस्था में थी, उसमें राजा ही सबसे बड़ा होता था। राजा की सहायता के लिए उसके मंत्री, कर्मचारी होते थे, जो कि राजा को काफ़ी ये वो कहते हैं ना कि हेल्प करते थे, गाइड करते थे, तो उनका नियंत्रण रहता था। अब चोलों की जो शासन प्रणाली थी, वो बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी, जिसको समस्त साम्राज्य को वो क्या कहते थे? वो कहते थे राष्ट्रम। राष्ट्रम कौन कहते थे? चोल कहते थे अपनी शासन प्रणाली। अब प्रांतों को वो कहते थे मंडलम और जनपद को नाडु और गाँव को कुर्रम कहा जाता था। अब कुर्रम वासी अपनी बैठकर समस्याओं का समाधान करते थे, जैसे कि तालाब बनवाने हैं, कर वसूलना है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे वो। तो स्थानीय जो स्वशासन था वो आज से काफ़ी मिलती-जुलती उनकी राज्य की शुरुआत होती थी। अब 2 समस्याएँ जैसे कि आपको ये तो प्रैक्टिकल इसमें वर्क हो गया। अब चोल वंश के जो राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत ही बड़ी जल सेना थी, जिनकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभाग जिनमें कि लंका हो गया, निकोबार द्वीप हो गया, मलाया या फिर मलाया द्वीप समूहों में काफ़ी संपर्क बनाए थे। कौन से वंश के राजा ने? चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। अब इस समय भारत के जो कुछ व्यापारी थे, पड़ोसी देशों में गए थे, जिनकी वहाँ बस्तियाँ बन गई थी। बहुत प्रचारक भी थे और वहाँ से ये लोग भारतीय विचार या कला इन सब के लिए काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। अब इस प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बने थे। अब इसमें कंबोडिया और चंपा जिनके शासक शैव थे। शैव किसके शासक थे? कंबोज और कंबोडिया चंपा के। कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और संख्य लेख संस्कृत में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोग इनके साथ घुल-मिल गए थे। आज की डेट में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी फेमस है कि जो लोग हैं वहाँ के वो उसके ऊपर रोल प्ले करते हैं, नाटक करते हैं। अब मानचित्र के आधार पर जैसे कि किस-किस देशों में व्यापार होता था, ये आप यहाँ पर जो इमेज है वो देख सकते हैं, लोक नाटक करते हुए। अब बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर अंको अंकोरावाट का मंदिर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर बोरोबुदूर के मंदिर से भी बड़ा है। ये मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। कौन से मंदिर पर महाभारत और रामायण की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है? वो है आपका कंबोडिया स्थित जो है आपका अंकोर वाट का मंदिर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये थोड़ा-सा ब्लर हैं, तो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहे हैं, तो ये जो आंसर्स हैं, ये उसी से ही रिलेटेड आपके आ जाएँगे। ठीक है?
एक आपका इसमें है कि वर्तमान किस राज्य में है वो, जैसे कि आपका राष्ट्रकूट हो गया या ये सारी चीज़ें, चोल हो गया, आज की डेट में किस राज्य में, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो होप तो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट 40% या 50% सिलेबस हम अपना कवर कर चुके हैं हिस्ट्री का। बाकी का सिलेबस भी डेली बेसिस पर आपका बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा। फिर एसएसटी के सिलेबस में जितने सारे भी पार्ट्स हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप करके हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।